हेलो स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की थी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की, अर्थात अर्थशास्त्र की प्रकृति की। उसमें हमने देखा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है और विज्ञान में ये आदर्शात्मक विज्ञान भी है तथा वास्तविक विज्ञान भी है, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र कला भी है। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, अर्थात अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं इसके क्षेत्र की। फर्स्टली हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाली क्लास में स्टडी की कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा काफ़ी व्यापक बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और इसमें इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि धन किस प्रकार से कमाया जाए, जबकि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये माना कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। आगे चलकर लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव का अध्ययन माना। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है जबकि साधन सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपनी किस आवश्यकता को तो संतुष्ट करे और किस आवश्यकता को अपूर्ण ही रहने दे, और इस चुनाव की समस्या का अध्ययन ही अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीनता पर आधारित परिभाषा दी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य आवश्यकताओं को सीमित करना है, न कि अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने विकास पर आधारित परिभाषाएं दी। इस प्रकार अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में काफ़ी तथ्यों को इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री काफ़ी व्यापक हो गई है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को मुख्यतः इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, सेकंड है प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, थर्ड है एक्सचेंज अर्थात विनिमय, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण, और लास्ट है पब्लिक फिनेंस अर्थात राजस्व। हम वन बाय वन इन पांचों ही डिपार्टमेंट्स की या पार्ट्स की स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कंजम्पशन अर्थात उपभोग। अर्थशास्त्र के इस भाग में मनुष्य की आवश्यकताओं तथा उनकी संतुष्टि संबंधी क्रियाओं व नियमों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तो उपभोग को कम महत्वपूर्ण माना था, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों ही माना है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक नियम जैसे मांग का नियम, उपभोक्ता के व्यवहार संबंधी विभिन्न सिद्धांत जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, इसके अलावा उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अर्थात तटस्थ वक्र विश्लेषण आदि की स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन का अर्थ उपयोगिता के सृजन से है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों, उत्पत्ति के नियमों, समस्याओं तथा साधनों की पूर्ति और उपयोगिता सृजन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न नियमों जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, उत्पादन साधनों, सम उत्पाद वक्र, सम लागत वक्र,
तथा विभिन्न प्रकार की लागतों आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज अर्थात विनिमय। वस्तुओं के उत्पादन में श्रम विभाजन, आवश्यकताओं के विस्तार तथा बड़े पैमाने की सामूहिक उत्पत्ति से विनिमय की समस्या का प्रादुर्भाव हुआ। अतः इस भाग में क्रय विक्रय अर्थात बाजार की में मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है, डिफरेंट मार्केट जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार एवं एकाधिकारात्मक बाजार में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था तथा व्यापार आदि क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण। सामूहिक उत्पत्ति से विभिन्न साधनों का प्रतिफल निर्धारित करना तथा उत्पादन के विनिमय से प्राप्त आय की उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरण की समस्याओं संबंधी नियमों का अध्ययन वितरण के अंतर्गत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी आदि के निर्धारण से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और राष्ट्रीय उत्पत्ति में विभिन्न साधनों के प्रतिफल के वितरण का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। लास्ट है पब्लिक फाइनेंस अर्थात राजस्व। आधुनिक युग में राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है और राज्यों को अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत जुटाने पड़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में व्यय करना पड़ता है, और यदि उनकी आय व व्यय के मध्य अंतर रह जाता है तो सरकार को उधार भी लेना पड़ता है, अर्थात राज्यों को उधार भी लेना पड़ता है। अतः अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक फाइनेंस है या अर्थशास्त्र का जो पब्लिक फाइनेंस पार्ट है, इसके अंतर्गत हम राज्य की आय व्यय संबंधी समस्याओं तथा उससे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें हम पब्लिक रेवेन्यू यानी सार्वजनिक राजस्व, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय, पब्लिक डेट सार्वजनिक ऋण, बजट, फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति आदि का अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रकार के डेफिसिट्स अर्थात घाटों की स्टडी भी इसी में की जाती है। इस प्रकार इस एनालिसिस के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री काफ़ी व्यापक है और काफ़ी विस्तृत है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिटेशंस और बाउंड्रीज ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की सीमाएं या उसकी बाउंड्रीज। इसमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का समावेश। अर्थशास्त्र में केवल मानवीय आवश्यकताओं, उनकी पूर्ति संबंधी प्रयत्नों तथा इन प्रयत्नों से प्राप्त संतुष्टि का ही समावेश होता है। पशु पक्षियों या अन्य जीवों की क्रियाएं अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है। सेकंड है अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में मानव की सभी प्रकार की क्रियाओं का समावेश नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल तथा उनके साथियों के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल मानव की धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अनार्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है। प्रोफेसर पीगू ने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के भेद को स्पष्ट करने के लिए बताया कि अर्थशास्त्र केवल उन क्रियाओं का ही अध्ययन करता है जिनको मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सकता है और जिन
क्रियाओं का माप मुद्रा में संभव नहीं है, वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है। इसके विपरीत प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में मानव की उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका संबंध सीमित साधनों और साध्यों के बीच चयन करने तथा निर्णय करने से होता है, चाहे उन क्रियाओं का माप मुद्रा द्वारा संभव हो या ना हो। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रोफेसर मार्शल तथा कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र केवल सामान्य मनुष्यों की उन आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है जो वे समाज के एक अविभाज्य अंग के रूप में करते हैं। अर्थशास्त्र में असामान्य एवं असामाजिक मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का समावेश नहीं होता, अर्थात इसमें साधु, सन्यासी आदि की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए ये माना कि इसमें सामान्य और असामान्य, सामाजिक तथा असामाजिक, आर्थिक तथा अनार्थिक सभी प्रकार के मनुष्यों की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि चयन करने से संबंधित हो। लास्ट है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान एवं कला तीनों हैं। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि आदर्श विज्ञान और कला भी है। अर्थशास्त्री सिद्धांतों का प्रतिपादक, उपदेशक तथा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मार्गदर्शक भी है। इस प्रकार अर्थशास्त्री तीनों की ही भूमिका निभाता है। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तत्वों का अध्ययन करता है, आदर्श विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार होने चाहिए इसकी जांच करता है तथा कला के रूप में वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के साधन तथा उपाय ढूंढता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की दो शाखाएं विशुद्ध अर्थशास्त्र अर्थात प्योर इकोनॉमिक्स तथा व्यावहारिक अर्थशास्त्र अर्थात एप्लाइड इकोनॉमिक्स विज्ञान और कला के दो पहलू है। जहां प्योर इकोनॉमिक्स विज्ञान पर बेस्ड है, वहीं एप्लाइड इकोनॉमिक्स कला पर बेस्ड है। इस प्रकार अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं तथा विज्ञान में ये वास्तविक विज्ञान व आदर्श विज्ञान दोनों ही है। इस प्रकार ये हुआ अर्थशास्त्र का क्षेत्र या उसकी लिमिटेशंस। इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्टडी की कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है तथा उसका क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।